हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है फ्यूचर विद पास्ट में। पीछे जो भी लेक्चर हमने बनाए हैं उनमें से जो लेक्चर था एक ब्रह्म समाज पे, और सेकंड जो लेक्चर था वो आपका 1815-7 के रिवॉल्ट पे। लास्ट जो आपका 1815-7 का जो रिवॉल्ट था उसमें हमने मेजर कोजेज प्लस बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो ये लेक्चर आने वाले हैं 1815-7 के रिवॉल्ट से ही रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड लीडर ऑफ द रिवोल्ट। यदि हम मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें दिल्ली से ही स्टार्ट करना होगा। 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व आपका औपचारिक और नाम मात्र ही था। जो विद्रोह की जो वास्तविक पावर थी वो थी आपके जनरल बख्त खां के हाथों में। यदि हम सेकंड मेन सेंटर या सेकंड लीडर की बात करें रिवोल्ट से रिलेटेड, तो आपके कानपुर का नाम आता है, नाना साहेब, अडोप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय। विद्रोह के पश्चात नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा स्वयं को भारत के सम्राट या मुगल किंग बहादुर शाह जफर के गवर्नर के रूप में भी मान्यता दी अपने आप को। उसके बाद थर्ड आता है आपका लखनऊ, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के पुत्र थे बिरजिस कादिर, उनको लखनऊ का नवाब घोषित किया जाता है तथा वहां पे समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आपका मेन सेंटर था रिवोल्ट का वो था आपका बरेली। खान बहादुर ने अपने आप को वहां पे सम्राट घोषित कर दिया, क्योंकि वो खान बहादुर साहब रोहेलखंड के जो पूर्व शासक थे उनके उत्तराधिकारी थे। वो आता है आपका बिहार, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है। बिहार के अंदर आपके एक छोटी सी रियासत थी जगदीशपुर, वहाँ के जमींदार थे कुंवर सिंह। उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, हालांकि उनकी एज 70 थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन सेंटर आता है रिवोल्ट का वो है आपका फैजाबाद। यहाँ पे जो मेन लीडर थे वो थे आपके मौलवी अहमदुल्ला। यदि उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटर की बात करें रिवोल्ट की, तो उसके बाद आप सभी जानते हो झांसी। और झांसी का नाम आते ही आपके दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई का नाम आना तो कंफर्म है। जब कानपुर का पतन हो जाता है, मीन्स कानपुर को ब्रिटिश सेना के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के द्वारा जीत लिया जाता है, तो कानपुर में नाना साहिब के साथ तात्या टोपे भी होते हैं। लेकिन कानपुर के पतन के बाद तात्या टोपे झांसी आकर लक्ष्मीबाई से मिल जाते हैं और लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ करते हैं। उसके बाद यदि हम एक छोटी सी पॉइंट और डिस्कस करें मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट से हट के, तो उसमें एक नाम आता है बागपत से शाहमल का, जो आपका यूपी में है। बागपत से जो शाहमल थे वो एक ग्रामीण थे। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं एक इसके ऊपर अलग से लेक्चर लेके आऊँगा आपका, बागपत यूपी और शाहमल से रिलेटेड। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें 1815-7 के रिवोल्ट का मेन रीजन या रीजन ऑफ द रिवोल्ट फेलियर। यदि आपको पता होना चाहिए, पहला फैक्टर तो यही था कि विद्रोह में सभी लोगों
या सभी वर्गों का शामिल न होना। बड़े जमींदार, तालुकदार, महाजन, व्यापारी, कुछ ऐसी रियासतें भी थी जो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, जितने भी विद्रोही थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी या औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी और न ही उनके पास भविष्योन्मुखी कार्यक्रम या कोई सामाजिक विकल्प था। जितने भी विद्रोही थे वो अलग अलग समस्याएं या अवधारणाएं सबकी अलग अलग थी। वो अपनी अपनी समस्याओं या अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नेक्स्ट यदि हम मेन पॉइंट डिस्कस करें तो जो मेन था वो था आपका निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। एक ही दिन क्रांति शुरू होने पर उसका व्यापक प्रभाव होता, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व 10 मई जो आपकी अभी गई है 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। उसके बाद देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, ये भी एक मेन कारण था। जितने भी आपके अस्त्र शस्त्र थे या वेपन्स थे, आपके जितने भी विद्रोही थे उनके पास अच्छे वेपन्स नहीं थे, क्योंकि स्टिल वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के साथ आपके तलवार, तीर, इन सब चीज़ों के साथ लड़ रहे थे। उनके पास राइफल्स बहुत कम थी। विद्रोह का संपूर्ण देश में प्रसारित न होना, मीन्स टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सहायक साधनों का अभाव, जैसे अंग्रेजों के पास सत्ता में होने के कारण रेल सेवा, डाक सेवा, तार सेवा, परिवहन, ढेर सारे ऑप्शंस थे। लेकिन विद्रोहियों के पास इतने सारे ऑप्शन नहीं थे। यदि हम नेक्स्ट मेन पॉइंट डिस्कस करें, नेचर या कैरेक्टर ऑफ द रिवोल्ट, मीन्स विद्रोह की प्रकृति, विद्रोह किस प्रकार का था, तो सभी के आपको डिफरेंट अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट मेंशन किए हैं, मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट भी है, लेकिन मुझे लगा कि ये 7 पॉइंट रिलीवेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट ही मेंशन किए। कुछ ब्रिटिश इतिहासकार 1857 के विद्रोह को सिर्फ और सिर्फ सिपाही विद्रोह मानते हैं। उनमें से है एक सर जॉन सीले। उनका कहना है यह पूरी तरह से एक देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, जिसका न तो कोई नेता था और न ही जिसे लोगों का समर्थन प्राप्त था। उसके बाद यदि हम और बात करें, इनमें जो मेन पॉइंट आता है वो होते हैं आपके 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने एक बुक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। उस बुक में उन्होंने स्टार्टिंग में ही इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध का नाम दे दिया। उसके बाद एक और शख्स का नाम आता है डॉक्टर एस.एन. सेन, जिन्होंने अपनी पुस्तक में 1857 में विद्रोह को धर्म के युद्ध के तौर पर शुरू होना माना।
और जिसका अंत स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में हुआ, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर S.N. सेन। उसके बाद आपको कुछ और भी नाम मिलेंगे, जैसे डॉक्टर R.C. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, 1857 का जो रिवोल्ट था वो सोल्जर और पीजेंट का कंबाइंड रिवोल्ट था अगेंस्ट द फॉरेन एज वेल एज फ्यूडल बॉन्डेज। यदि हम इसमें आगे और डिस्कस करें नेचर और करेक्टर में, तो ये इतना आसान नहीं है 1857 के रिवोल्ट को कैटेगराइज करना, क्योंकि आपने जो पीछे 7 पॉइंट पढ़े आप उनको पढ़ के समझ ही गए होंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसको कैटेगराइज करना इतना इजी नहीं है। बस आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि 1857 के रिवोल्ट की वजह से नेशनलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म या कॉमन नेशनलिटी और नेशनहुड का कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी आपको डाउटफुल लगेगी, आपको डाउटफुल ये चीज लगेगी जब सभी कम्युनिटी ने सपोर्ट ही नहीं किया तो कॉमन नेशनहुड आ कहाँ से गया, क्योंकि आपका जो साउथ इंडिया था वो रिवोल्ट से बिल्कुल अछूता था। क्योंकि 1815 के रिवोल्ट से पहले भी कुछ रिवोल्ट हुए थे इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपके सामने एक और नाम आता है, मिस्टर S.B. चौधरी। उनका मानना है कि ये फर्स्ट कंबाइंड अटेम्प्ट था मैनी क्लासेस ऑफ पीपल टू चैलेंज ए फॉरेन पावर। दिस इज ए रियल if remote approach to the freedom movement of the India of a later age। आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक है। अब भी 1857 की क्रांति से रिलेटेड वीडियो लेक्चर ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी कुछ और लेक्चर आने बाकी हैं 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वन मोर थिंग, मुझे कमेंट से याद आया, आप लोग जितने भी लेक्चर देख रहे हो, आने वाले कुछ समय बाद मैं इन लेक्चर की PDF प्रोवाइड करूँगा। जो मटेरियल जो आप देख रहे हो प्लस मैं उसको उसमें कुछ और लेटेस्ट एडिशन करके मैं आपको इनका PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट में इतना बताइए कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल या किसी और स्टेट एग्ज़ाम के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए, ताकि मैं जो नोट्स है वो उसी तरीके से मॉडिफाई कर सकूं, ताकि आपको इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो उस नोट्स को समझने के लिए। उसके अंदर जो मटेरियल होना चाहिए वो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्यूचर विद पास्ट इज ऑलवेज विद यू। थैंक यू।